अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको कोरोड्रा की विंडो डिस्प्ले की हुई है। अगर आप लोगों को मेरी कोरोड्रा की विंडो नज़र आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे ज़रा इस चीज़ का बता दीजिए, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि वाकई आपको नज़र आ रही है। ठीक है सर, नजर आ रही है। आ रही है सर। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आपके पास सबसे पहले यहाँ पे जब आप काम करने लगे, किसी भी, याद रखिएगा, कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल के अंदर जब आप काम करने लगो, यानी उस एप्लीकेशन को, उस प्रोग्राम को जब आप अपने पास ओपन करो काम करने के लिए, तो सबसे पहले जो आपको काम करना होगा, और ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस हवाले से, यानी आपकी हैबिट और आदत बन जानी चाहिए कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर काम करने लगो, उसको ओपन करो, तो सबसे पहले उसको अपने पास सेव कर लो। सबसे पहले उसको अपने पास कंप्यूटर में सेव कर लो। इससे ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंटली आपके सिस्टम में कोई मिसहैप हो जाता है, लेट्स से कि इलेक्ट्रिसिटी फेलर हो जाता है या आपका सिस्टम स्टक कर जाता है, तो इसमें ये होगा कि अगर आपके पास पहले से फाइल सेव होगी तो आपका जो किया हुआ काम है वो बच जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना। सबसे पहले तो इसको सेव कर लिया जाए, और फिर जैसे जैसे आप उसके अंदर जो भी काम करते जाएं, टाइम टू टाइम, वक्तन फवक्तन उसको सेव करवाते जाएं। ठीक है ना। यहाँ पे इनिशियली आपकी फाइल सेव होगी, तो बाद वाला जो भी आप काम करोगे तो उसको साथ साथ अगर सेव करवाते गए तो वो उसी फाइल के अंदर सेव होता जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो एक प्रोटेक्शन हो जाएगी, और आपके पास डेटा सेव रहेगा कि अगर खुदा ना खास्ता अचानक सडनली आपके कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है या आपका कंप्यूटर स्टक हो जाता है, तो जो आपने काम सेव करवाया होगा, कम से कम उतना काम, उतना डेटा आपके पास सेव रहेगा और वेस्ट नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो अगर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई किसी किस्म की सडनली कोई मतलब एरर आ जाता है, तो क्या होगा कि आपका जितना भी काम है, जितनी भी मेहनत है, जितना भी डेटा है, वो वेस्ट होगा। आपका तमाम टाइम जो उस पर लगाया होगा वेस्ट हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपने काम स्टार्ट करने से पहले उसको एज ए फाइल अपने पास कंप्यूटर में सेव कर लें। ठीक है ना। सेव करने के बाद फिर जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो टाइम टू टाइम उसको सेव करवाते जाएं। तो ये इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम फाइल के मेन्यू पे जाएंगे। फाइल के मेन्यू पे जाके यहाँ पे Ctrl+S की शॉर्टकट की के साथ आप देख रहे होंगे कि सेव की कमांड मौजूद है। इस पे मैं क्लिक करूँगा। जब इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे सेव ड्राइंग का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले वो लोकेशन अपने कंप्यूटर में चूज़ करनी है जहाँ पे आप इस फाइल को सेव करवाना चाहते हो। ठीक है ना।
तो मैं इसको करवाता हूँ जी, डेस्कटॉप मैं चूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि एक्चुअल जो डाटा आपका होता है, वो एक्चुअल फाइल जो होती हैं, वो एक तो आपने सी ड्राइव में सेव नहीं करवानी और ना ही उसको डेस्कटॉप पे सेव करवाना है। उसको डेस्कटॉप के अलावा और सी ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव में सेव करवाएं, और ये बेहतर है, ठीक है ना। यानी अगर आप परमानेंटली, अगर आप टेम्परेरीली सेव करवाना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे सेव करवा लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक्चुअल डाटा जो आपका होता है, जो आप परमानेंट अपने कंप्यूटर में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी ये, मैं स्ट्रांगली इसको रिकमेंड करता हूं कि आप सी ड्राइव और डेस्कटॉप के अलावा दूसरी ड्राइव के अंदर सेव करवाएं। जैसे आप यहाँ पे दिस कंप्यूटर में चले जाएं, तो दिस कंप्यूटर में जाके आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम ड्राइव्स मेरी जो है कंप्यूटर की नज़र आ रही होंगी। सी ड्राइव भी नज़र आ रहा है, DEF। और यहाँ पे सी ड्राइव के अलावा जिसके अंदर आपकी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, वो अमूमन जो है बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव होता है। तो सी ड्राइव के अलावा आप DE या F ड्राइव के अंदर आप अपने फाइल्स और डाटा को सेव करवाएं, ठीक है। और उसके अंदर भी आप मज़ीद फोल्डर बना के उसको बड़े जेंटली अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो डेस्कटॉप भी जो है वो भी सी ड्राइव का ही हिस्सा है, तो इसलिए डेस्कटॉप पे भी जिसको आप परमानेंट रखना चाहते हो अपने डाटे को, तो डेस्कटॉप पे भी सेव ना करवाएं। अगर टेम्परेरीली सेव करवाना है तो फिर आप करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, चूंकि मैंने इसको टेम्परेरीली सेव करवाना है, तो इसलिए मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करवा लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसको डेस्कटॉप चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे फाइल नेम के अंदर आके मैं इसका कोई ना कोई फाइल जो मैं रखना चाहता हूँ अपनी फाइल का, तो मैं रख लेता हूँ। लेट्स से कि मैं इसको रखता हूँ प्रैक्टिस। इस फाइल का नाम मैंने प्रैक्टिस रख लिया। नीचे आप देखेंगे सेव एज टाइप के अंदर CDR लिखा हुआ। यहाँ पे आप कुछ और भी फाइल टाइप चूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे CDR चूज करना होगी, क्योंकि यहाँ ये जो हमारी कोरल की फाइल है, और इसको एज ए CDR एक्सटेंशन के साथ मैं सेव करवाना चाहता हूँ, ताकि बाद में ये मेरे पास एडिटेबल हो और बाद में इसको मैं रीयूज कर सकूं। मैं इसको रीयूज कर सकूं, या इसके अंदर कोई भी मैं मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं, एडिटिंग करना चाहता हूं, तो ये एडिटेबल फाइल जो है वो मेरे पास मौजूद हो, जिसको बाद में जिसके अंदर मैं काम कर सकूं। तो इसलिए मैंने सेव एज टाइप के अंदर CDR को सिलेक्ट किया और यहाँ पे सेव का बटन इसको कर दिया मैंने सेव, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद जितना भी आप काम करते जाओ, जो भी आप काम करते जाओ, उसको कंट्रोल प्लस S की शॉर्टकट की के साथ टाइम टू टाइम सेव करवाते जाएं, ठीक है ना। कुछ भी काम किया तो कंट्रोल+S प्रेस कर दिया, कुछ भी काम किया तो कंट्रोल+S प्रेस कर दिया। इससे ये होगा कि आपका डाटा जितना भी काम करते जाओगे आपका सेव होता जाएगा, महफूज होता जाएगा। तो अगर कोई फेलियर आ जाता है आपके सिस्टम के अंदर, अगर कोई मिसहैप होता है, तो आपका जितना काम होगा वो सेव रहेगा आपके पास, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आपकी जो मेहनत की होगी वो लॉस नहीं होगी, डाटा आपका डैमेज नहीं होगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये हो गया फाइल को करने और सेव रखने के हवाले से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अभी एक स्टूडेंट ने भी ये क्वेश्चन किया था, और प्रीवियस लेसन्स के अंदर मैंने ये जो यूज़र इंटरफेस है कोरल की विंडो का, उसके हर बार के हवाले से मैंने आपको उसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन और नेम वगैरह और फंक्शनैलिटी जो है उसके बताई थी। अच्छा, और ये चीज़ें सारी मैंने आपको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि लेट्स से कि अगर हमारी इस विंडोज़ के अंदर कोरल की अगर कोई बार हमें हाइड करनी हो, और पहले से अगर हाइड हो उसको शो करवानी हो, तो वह कैसे करवाते। लेट्स से कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी बार है, और प्रॉपर्टी बार को हमने यहाँ से हाइड करवाना हो, तो कैसे करेंगे ये इसको देख लें गौर से। कि मैं यहाँ पे विंडो के मेन्यू में जाऊँगा, विंडो के मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे
टूल्स बार्स की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे अगर जाऊंगा तो एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जितनी बार्स के ऊपर ये चेक मार्क लगा हुआ है, टिक मार्क लगा हुआ है, इट्स मीन कि ये तमाम बार्स जो हैं वो शोड हैं, वो डिस्प्लेड हैं, वो शो हुई है, ठीक है ना। अगर मैंने किसी को और यहाँ पे जिनके ऊपर ये चेक मार्क नहीं है, टिक नहीं लगी हुई, तो इट्स मीन कि ये हाइड है, ठीक है ना। तो इनमें से जिसको मैं चेक कर दूंगा तो वो शो हो जाएगी। लेट्स से कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बार जो आपको नजर आ रही है और यहाँ पे ये टिक लगा हुआ है, चेक्ड है ये, तो इट्स मीन कि ये प्रॉपर्टी बार यहाँ पे मेरी विंडोज के अंदर शो हो रही है। अगर इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको अनचेक कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी बार जो है वो हाइड हो गई है, ठीक है ना। इसको दोबारा से मैंने डिस्प्ले करवाना है, शो करवाना है, तो उसी तरह से विंडो पे जाऊंगा, विंडो के मेन्यू पे जाऊंगा, टूल्स बार्स के अंदर जाऊंगा और वहां जाके आप देखेंगे ये कि अनचेक है, तो इसको मैं चेक कर देता हूँ प्रॉपर्टी बार को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से शो हो जाएगी। तो इस तरह से इसको शो करवा लेते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ये कलर पैलेट है, ये आपको साइड पे कलर पैलेट जो नजर आ रहा है, अगर इसको हाइड करना हो तो इसी तरह से विंडोज पे जाके, विंडोज के मेन्यू पे जाके कलर पैलेट पे जाके अगर इसको नन कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से शो करवाना हो तो उसी तरह से विंडो के मेन्यू पे जाके कलर पैलेट पे जाके डिफॉल्ट CMY के पैलेट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कलर मूड है, तो ये हम आइंदा किसी लेसन में पढ़ेंगे कि ये इन कलर पैलेट्स का, इन कलर मूड का क्या पर्पस है और ये किस लिए यूज होते हैं। तो फिलहाल आपने क्या करना है कि जब आपको कलर पैलेट डिस्प्ले करवाना हो, शो करवाना हो, तो यहाँ पे डिफॉल्ट CMY के पैलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि कलर पैलेट जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह दूसरी जो बार्स हैं, अदर बार्स आपने शो करवानी हो, हाइड करवानी हो, तो यहाँ से आप करवा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास जो रूलर है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक स्केलिंग हुई हुई है और जिसकी मदद से हम अपनी डिजाइन को और पेज को मेजर कर सकते हैं। अगर इसको शो हाइड करवाना हो तो हम ये भी कर सकते हैं, हमें इसके लिए व्यू के मेन्यू पे जाना पड़ेगा। जब हम व्यू के मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे रूलर्स ये आप देखने और चेक हुआ हुआ है, इट्स मीन कि ये शो है। अगर मैं इस पे दोबारा से क्लिक कर दूंगा तो ये अनचेक हो जाएगा। जैसे ये अनचेक होगा तो यहाँ मेरे पास ये रूलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा से मैं इसको शो करवाना हो तो वैसे व्यू पे जाके तो ये रूलर के ऊपर दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम बार्स को शो और हाइड कर सकते हैं इजीली। अच्छा जी, तो लास्ट जो है हमने कुछ टूल्स सीखे थे, उनको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि लास्ट एक तो हमने टूल सीखा था ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे आप टूल बॉक्स के अंदर आ जाएं, नीचे देखेंगे तो ये ग्राफ पेपर है। तो ग्राफ पेपर के टूल पे मैं डी की शॉर्टकट की के साथ हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लिक। जब मैंने क्लिक किया तो ये ग्राफ पेपर जो टूल मेरे पास सिलेक्ट हो गया है। ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर देखें तो हम इसकी, ये ग्राफ पेपर होता है कि ये रोज एंड कॉलम से मिलके ग्रिड्स बनते हैं, तो ये उस तरह का ग्राफ पेपर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके कॉलम्स और रोज को हम एडजस्ट अपनी मर्जी से यहाँ पे ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम 1 है और रोज 5 है। अगर इसको मैं बढ़ा दूँ, कॉलम भी 5 कर दूँ, रोज भी 5 कर दूँ, तो मैं जब इसको ड्रा करूँगा तो ये इस तरह से ये ग्राफ पेपर मेरे पास ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी और स्पेसिफिकेशन के साथ इसको मैंने ड्रा करना, यानी अगर कॉलम्स और रोज वगैरह बढ़ाने हैं या कम करने हैं, तो ये इस तरह से मैं कम करके बढ़ा के दोबारा से ड्रा करूँगा, तो उतने नंबर्स के अंदर रोज और कॉलम्स के साथ नया ग्राफ पेपर जो है वो मैं ड्रा कर लूँगा, ठीक है ना।
उसके बाद जो हमने टूल देखा था वो इसी ग्राफ पेपर के फ्लाई आउट के अंदर जाएं, यानी ये इसके साथ जो छोटा सा नज बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आगे ये हमारे पास स्पाइरल टूल मौजूद है। एक ही शॉर्टकट की के साथ मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये स्पाइरल टूल की मदद से जलेबी नुमा शेप हम बना सकते हैं। और ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके हम देखें कि यहाँ पे स्पाइरल रेवोल्यूशंस हैं, यानी इसके बल कितने होंगे, तो वो इसकी लाइंस इसके अंदर कितनी होंगी, तो वो यहाँ पे शो है। जैसे मैं इसको 10 से 11 12 कर लेता हूँ और इसको ड्रा करता हूँ, तो उसी लाइंस के हिसाब से, उसी रेवोल्यूशंस के हिसाब से मेरे पास स्पाइरल यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं इसको बढ़ा लेता हूँ 15 करके, दोबारा से नया स्पाइरल ड्रा करता हूँ, तो उतने रेवोल्यूशन से ये यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। तो इसको भी हम अपनी जो है वो जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत हो अपने डिज़ाइन के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसको कलर करना हो, क्योंकि ये लाइंस हैं, तो इसके लाइंस पे कलर हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि कलर पैलेट के अंदर आके जिस कलर पे हम माउस से राइट क्लिक कर देंगे वो कलर लाइन का कलर हो जाएगा। तो ये जैसे मैंने अभी इस ब्लू कलर पे माउस से राइट क्लिक किया तो इन लाइंस के ऊपर वो कलर आ गया। ठीक है। तो ये है स्पाइरल। उसके बाद हमारे पास है परफेक्ट शेप्स। ये आप देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा बेसिक शेप। बेसिक शेप के ऊपर जब मैंने क्लिक किया बेसिक शेप पे, बेसिक शेप के टूल पे, तो आप प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके यहाँ पे ये देखेंगे कि परफेक्ट शेप्स मौजूद हैं। जब इसमें मैंने क्लिक किया तो ये पहले से बिल्ट इन, यानी प्री बिल्ट इन शेप्स मौजूद हैं, जिनको मैं यहाँ से अपने डिज़ाइन के हवाले से और अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से कि ये अभी मैं ये वाली फर्स्ट शेप मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पे आके मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है। जब ये मैंने इसको ड्रा कर लिया तो आप देखेंगे कि इसको उस हिसाब से मैं रीसाइज भी कर सकता हूँ। और रीसाइज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये एक कलर्ड नोड दिया गया हुआ है। इसकी मदद से मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। इस कंट्रोलिंग नोड्स की मदद से आप देखेंगे कि मैं अपनी मर्जी से जो इसकी एडजस्टमेंट जहाँ तक प्रोवाइड की है उसके मुताबिक मैं अपनी शेप को यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है। आप ऊपर देखें तो इसके अंदर और भी शेप्स मौजूद हैं। जैसे ये हार्ट है, तो हार्ट को मैंने यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने ड्रा कर लिया और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वो कंट्रोलिंग नोड नहीं दिया गया। ठीक है। तो इसलिए इसको मैं मज़ीद इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। इसी तरह से मज़ीद आप देख लें तो ये इमोजी यहाँ पे मौजूद है और उसको मैं ड्रा कर लेता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नोड दिया गया हुआ है जिसकी मदद से इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे कि इसको ये इमोजी जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितनी हद तक उन्होंने यहाँ कंट्रोल दिया हुआ है उस हद तक हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब दीगर भी शेप्स मौजूद हैं तो उनको भी 1 बाय 1 हम देख सकते हैं। जैसे ये शेप है और यहाँ पे आप देखेंगे ये कंट्रोल दिया गया उसकी मदद से ये इस तरह से इसके जो कॉर्नर है, इनर कॉर्नर जो हैं वो हम एडजस्ट कर सकते हैं इस शेप के। ठीक है। तो ये इस तरह से हम बेसिक शेप जो हैं वो ड्रा कर लेंगे। 1 बाय 1 यहाँ पे ट्राई करते रहेंगे। बाकी चीज़ें जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, अगर हम इसके अंदर कलर फिल करना चाहें तो उसी तरह से कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन को मैनिपुलेट करना चाहें तो वो भी उसी तरह से कर सकते हैं। लेट्स से कि ये अभी ये जो शेप मैंने ड्रा की हुई है और ये मेरे पास सिलेक्टेड है इस वक्त, तो इसको मैं प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है उसकी विड्थ बढ़ाना चाहूँ तो ये बढ़ जाएगी
और अगर इसके अंदर मैं कलर फिल करना चाहूँ तो यहाँ पे कलर पैलेट के अंदर आके जिस कलर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा माउस से, वो कलर उसी शेप के अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आउटलाइन के अंदर कलर देना हो तो यहाँ से ही कलर पैलेट के अंदर जाके जिस कलर के ऊपर मैं राइट क्लिक कर दूंगा, माउस से राइट क्लिक करूंगा, वो कलर जो है वो उस शेप के अंदर उसके आउटलाइन पे आ जाएगा। तो इस तरह से फिल कलर और आउटलाइन कलर को भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जो शेप हमने सेलेक्ट की हुई है, जो शेप ड्रा की हुई है बेसिक शेप में से, अगर मैं अपनी मर्जी से इसको मॉडिफाई करना चाहूँ तो उसका तरीका ये है कि ये जैसे लेट्स से कि अब ये जो शेप मैंने सेलेक्ट की है, इसको अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं मज़ीद मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो उसका तरीका कार क्या है कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर अरेंज के मेन्यू में जाऊंगा। अरेंज के मेन्यू में जाके इसको कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल+Q की शॉर्टकट की के साथ कन्वर्ट टू कर्व कर लूंगा। तो ये इसको मैंने कर लिया कन्वर्ट टू कर्व। अब ये कर्व के अंदर जो है वो चेंज हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमने ये वाला टूल शेप टूल पहले भी सीखा है इसको, कि जो ऊपर सेकंड वन जो टूल मौजूद है टूल बॉक्स के अंदर शेप टूल F10 की शॉर्टकट की के साथ मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इस टूल के जरिए मैं इसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि ये आसानी से जिस तरह से मैं चाहूँ ये इसके ऊपर नोड बन जाएंगे और उन नोड्स के जरिए मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ जिस तरह भी चाहूँ। ठीक है ना। तो ये किसी भी शेप के हवाले से आप इसको इस तरह से शेप टूल की मदद से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये शेप टूल की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास बेसिक शेप, परफेक्ट शेप। अब इसी के फ्लाई आउट के अंदर चले जाएं बेसिक शेप के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एरोज मौजूद हैं, एरोज शेप। तो इसको सेलेक्ट कर लें तो आप देखेंगे कि ऊपर यहाँ पे बहुत सारी एरोज हैं। इसको हम अपने डिज़ाइन के मुताबिक सेलेक्ट करके तो ड्रा कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक शेप सेलेक्ट कर ली तो ये यहाँ पे मैंने एरो ड्रा कर ली। अब यहाँ पे इसका कंट्रोल नोड मौजूद है तो उसकी मदद से मज़ीद हम इसको जो है अपने डिज़ाइन के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये और भी शेप्स होंगी और एरो होंगे, तो यहाँ से कोई भी एरो हम सेलेक्ट करके तो ड्रा कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट एरोस। बाकी ये है कि जी इनके जो आउटलाइन और फिल कलर वो वैसे ही आप करेंगे जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लें गौर से। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये मैंने अभी पिक टूल ले लिया और ये मैंने एक शेप ड्रा की हुई है। अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, इस शेप को रोटेट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा कि सबसे पहले इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जब क्लिक करूँगा तो ये शेप मेरे पास सेलेक्ट हो गई है। अब ये सेलेक्ट हो गई तो एक बार फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे रोटेटिंग कंट्रोल आ गए हैं। तो उनकी मदद से मैं इसको आसानी से रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है ना। ये जिस तरह भी वर्टिकली हॉरिजेंटली जिस एंगल पे मैं चाहूँ इसको रोटेट कर सकता हूँ। किसी भी शेप को आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा इसकी मिररिंग करनी हो, ठीक है ना, एक साइड जो लेफ्ट साइड है राइट की तरफ करनी हो, राइट लेफ्ट की तरफ करनी, तो प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके आप देखेंगे यहाँ पे मिरर बटन मौजूद है। जैसे ये वाला मैंने पहला किया तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड राइट की तरफ होगी, राइट साइड लेफ्ट की तरफ होगी। मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ मिरर बटन को तो आप देखेंगे कि ये वाली शेप जो है ये इसकी साइड्स चेंज हो गई है, लेफ्ट राइट की तरफ और राइट जो है वो लेफ्ट की तरफ। अब ये जो नीचे वाला एक मिरर बटन ये टॉप और बॉटम पे मिररिंग करता है, यानी ये नीचे वाली साइड ऊपर की तरफ चलेगी, ऊपर वाली नीचे की तरफ चलेगी, क्योंकि ये एक ही तरह की दोनों साइड, इसलिए इससे आपको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हुआ होगा। इससे देखते हैं ये जो हार्ट हमने ड्रा किया है तो इसकी मिररिंग करते हैं टॉप टू बॉटम।
ठीक है ना, ऊपर नीचे की तरफ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके नीचे वाला जो मिरर बटन है इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि नीचे वाला बॉटम साइड ऊपर की तरफ और टॉप साइड नीचे की तरफ आ गई है। तो इस तरह से हम अपनी जो भी ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं, शेप ड्रा करते हैं, जो भी कंटेंट होता है तो उसको सिलेक्ट करके पिक टूल की मदद से हम उसको एक तो रोटेट भी कर सकते हैं और साथ साथ जो है उसकी मिररिंग भी कर सकते हैं, यानी उसको मिरर कर लेंगे तो साइड्स चेंज हो जाएंगी। तो ये इस तरह से हम इसको करते हैं। तो ये था हमारे पास जी एरोस। एरो के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये फ्लो चार्ट हम बाद में किसी लेसन के अंदर पढ़ेंगे कोर्स आउटलाइन के मुताबिक, और उसके बाद यहाँ पे कॉल आउट शेप्स भी हैं, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये स्टार शेप जो है स्टार ड्रा करने के वाले से, तो इसको हम देखते हैं स्टार्स को। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया स्टार को। स्टार को सिलेक्ट करने के बाद तो आप देखेंगे जब मैंने स्टार सेलेक्ट किया, स्टार टूल सेलेक्ट किया, तो ऊपर जाके प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके आप जब देखेंगे तो यहाँ पे ये डिफरेंट कॉर्नर जो हैं स्टार्स के मौजूद है। यहाँ जो पहला जो 4 कॉर्नर वाला, नेक्स्ट जो 5 कॉर्नर वाला, तो ये मैं 5 कॉर्नर वाला स्टार जो है वो उसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने ड्राइंग एरिया के अंदर आके उसको करता हूँ जी ड्रा। तो ये, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे कंट्रोलिंग नोड दिया गया है, उसकी मदद से मैं मजीद इसको एडजस्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम स्टार और मजीद भी ये आप देखेंगे ये वाला स्टार अगर ये चीज़ मैंने ड्रा करनी है तो वो भी यहाँ पे मैं ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ स्टार्स की शेप्स मौजूद हैं और यहाँ से आप कोई भी शेप जो है वो सिलेक्ट करके फिर उसको यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कंट्रोल दिए होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जी इसको फिल करना वगैरह वो सारा कुछ वैसे ही है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टूल है वो करना हमने रिवाइज, वो है स्मार्ट ड्राइंग टूल। यहाँ पे आ जाएं, ये स्मार्ट ड्राइंग टूल। स्मार्ट ड्राइंग टूल क्या करता है कि आप फ्रीली कोई भी चीज़ ड्रा करते हो तो उसकी जो लाइंस हैं उनको बिल्कुल स्मूथ कर देता है, ठीक है ना। देखें हमारे माउस के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, और हम जब फ्रीली कोई भी लाइन या कोई भी शेप ड्रा करते हैं तो उसके अंदर वो स्मूथ नहीं होती उसकी लाइंस, ठीक है ना। तो ये स्मार्ट ड्राइंग टूल जो है इसकी ये ब्यूटी है कि ये क्या करता है कि जब हम कोई भी शेप ड्रा करते हैं तो उसकी लाइंस को स्मूथ कर देता है। लेट्स से देखें, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये बिल्कुल टेढ़ी बेढ़ी है, स्मूथ नहीं है। जब मैं इसको ड्रा कर चुकूंगा तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, स्मूथ हो गई है। तो ये स्मार्ट ड्राइंग टूल इस तरह से करता है। और इसकी मदद से अगर मैं कोई शेप भी ड्रा करना चाहूँ तो लेट्स से कि ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से मैंने सर्कल ड्रा किया हुआ है तो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कल के अंदर इसने चेंज कर दिया है, ठीक है ना। अभी स्मार्ट ड्राइंग टूल की मदद से मैं जी एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, तो ये मैंने रेक्टेंगल फ्रीली एक रेक्टेंगल ड्रा किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये इसको बिल्कुल एग्जैक्टली रेक्टेंगल के अंदर चेंज कर देगा। तो इसी तरह से अगर मैं कोई ट्रायंगल ड्रा करता हूँ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि उसी शेप को उस शेप के अंदर जो उसको लगे कि ये यूजर क्या चीज ड्रा करना चाह रहा है तो उसको जज करता है ये टूल, और जज करने के बाद उसी के मुताबिक उसको स्मूथ कर देता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई भी शेप मैं जो है वो फ्रीली स्मार्ट ड्राइंग टूल की मदद से ड्रा कर सकता हूँ, तो ये उसकी लाइंस को बिल्कुल स्मूथ कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी स्मार्ट ड्राइंग टूल को यूज़ करते हुए अभी मैं आपके सामने एक सिंदरी ड्रा करता हूँ। ये आपको आइडिया होगा कि इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई भी पेंटिंग करनी हो तो ये यहाँ पे मैं एक माउंटेन ड्रा करता हूँ। ये बिल्कुल फ्री हैंड मैंने इसको ड्रा किया है, एक माउंटेन को, ठीक है ना।
तो ये आप देखें कि इसको इसने बिल्कुल स्मूथ कर दिया है। अब इसमें कोई कलर कर लेता हूँ, लेट्स से कि ये वाला कलर मैंने कर लिया। अच्छा, याद रखें कोई जब कोई शेप क्लोज होती है ना, तो उसके अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं। अगर वो शेप क्लोज नहीं है, कोई भी एज उसका ओपन होगा, तो फिर हम उसके अंदर कलर फिल नहीं कर सकते। तो कलर फिल करना हो जिस शेप के अंदर, तो उस शेप को हमें क्लोज ड्रा करना होगा, ठीक है ना। तो ये एक माउंटेन मैंने जो है वो ड्रा कर लिया, तो इसके ज़रिए स्मार्ट ड्राइंग टूल के ज़रिए, ठीक है ना। तो इसकी जो लाइंस हैं वो जिस तरह भी फ्री हैंड मुझसे टेढ़ी मेढ़ी ड्रा हुई थी, तो इसने उसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एलिप्स टूल लेके एक सर्कल ड्रा करता हूँ। ये मैंने सर्कल ड्रा कर लिया जी। कंट्रोल की प्रेस करके अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये बिल्कुल इसका रेडियस बराबर होगा चारों तरफ से, ठीक है ना। तो ये एक सर्कल ड्रा हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक सन जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये सर्कल ड्रा करके इसके अंदर मैंने ये येलो कलर जो है वो फिल कर दिया है। अब इसका जो आउटलाइन है वो मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इसकी आउटलाइन नहीं रखना चाहता। तो इसके लिए प्रॉपर्टी बार के अंदर चले जाएं, यहाँ पे जाके भी आप इसको ये आउटलाइन नन कर देंगे, तो इसकी आउटलाइन जो है वो रिमूव हो गई है, ठीक है ना। अब इसकी जो रेज निकलती हैं वो अगर मैंने बनानी है, तो वो क्या करूँगा कि मैं यहाँ से लूँगा जी ये पॉलीगन टूल मैंने लिया, और पॉलीगन टूल लेके तो इसके जो आप देखेंगे कि ऊपर पॉलीगन टूल की जो पॉइंट्स हैं वो 13 है, मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं 15 करके मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये मैंने इसको ड्रा कर लिया। अब ये पॉलीगन टूल के ये इतने नोड्स बन गए हैं, ठीक है ना। तो अब इनको मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो शेप टूल है, शेप टूल को मैंने सेलेक्ट किया, तो इनको मैं करता हूँ यहाँ से किसी भी एक नोड को पकड़ के ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस तरह से मेरे पास शेप बन गई है, ठीक है ना। अब शेप ये वाली बन गई है, तो जहाँ तक मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ एडजस्ट करके, तो इसके अंदर मैं कलर फिल करना चाहता हूँ। कोई भी येलो से रिलेटेड कलर जो है वो मैं यहाँ से फिल कर दूंगा। लेट्स से कि ये वाला मैंने फिल कर दिया। अब इसकी आउटलाइन मैंने रिमूव करनी है, तो आउटलाइन जो है कलर पिक टूल लेके अब इसकी आउटलाइन जो है यहाँ से मैं भी रिमूव कर सकता हूँ। ये इसको यहाँ पे आउटलाइन मैंने नन कर दिया, तो ये रिमूव होगी। अब इसके ऊपर ये जो मैंने सन ड्रा किया था, इसको इसके ऊपर मैं लेके आता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये एक सन की शेप बन गई। आप इन दोनों को मैं दोनों शेप्स को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के साथ अब इनको मैं आपस में टाई अप करना चाहता हूँ, तो मैं इनको ग्रुप कर लूँगा। वो कैसे कि मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, ऊपर अरेंज के मेन्यू में जाके यहाँ पे ग्रुप की ऑप्शन मौजूद है, Ctrl+G की शॉर्टकट की के साथ जब मैं इसको क्लिक करूँगा, तो अब ये दोनों शेप मिल के ग्रुप हो गई हैं और एक शेप के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। तो मैं इनको यहाँ से यहाँ पे उठा के ले आता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक सिंदरी की सूरत बन गई है। ये आप इस तरह से पेंटिंग भी कर सकते हो इन्हीं टूल्स को यूज़ करके जो हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्मार्ट ड्राइंग टूल। अच्छा जी, स्मार्ट ड्राइंग टूल के बाद हमारे पास जो टूल है वो है जी फ्री हैंड टूल। जो आज का टूल हमने सीखना है वो है फ्री हैंड टूल। आप यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर देखेंगे तो ये वाला सबसे चौथे नंबर पे जो टूल मौजूद है वो फ्री हैंड टूल है। ये फ्री हैंड टूल क्या है कि ये भी स्मार्ट ड्राइंग टूल ही की तरह है कि हम इससे फ्रीली कोई ना कोई शेप ड्रा कर सकते हैं, लाइन ड्रा कर सकते हैं, कोई शेप ड्रा कर सकते हैं। तो ये अगर मैंने लाइन ड्रा करनी हो तो फ्री हैंड टूल के ज़रिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगा। किस तरह के, जिस पॉइंट से मैंने लाइन को स्टार्ट करना है उस पॉइंट पे मैंने कर दिया क्लिक, यानी यहाँ से अगर मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ लाइन को, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और नेक्स्ट पॉइंट पे जाके ये आप देखेंगे कि मैं दोबारा से क्लिक कर दूंगा तो वहाँ तक ये लाइन ड्रा हो जाएगी। अगर आप इस लाइन को बिल्कुल स्मूथ रखना चाहते हैं, तो स्ट्रेट रखना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल की प्रेस करना होगी अपने कीबोर्ड से। तो मैं ये देखिए मैंने कंट्रोल की प्रेस कर दी है, तो जहाँ पे भी मैं उसी एंगल पे जहाँ पे भी मैं ले जाऊँ
उसी एंगल पे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। यानी यहाँ पे मैं ला के इसको दोबारा क्लिक कर दूंगा दूसरे पॉइंट पे, तो ये मेरे पास लाइन ड्रा हो जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। तो फ्री हैंड टूल की मदद से इस तरह। और अगर इससे मैं करना चाहूँ कोई भी क्लोज शेप ड्रा करना चाहूँ, तो वो भी मैं इस तरह से बिल्कुल प्रेस किए हुए तो मैं क्लोज शेप भी ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी शेप जो है वो ड्रा की जा सकती है फ्री हैंड टूल की मदद से, ठीक है ना। फ्री हैंड टूल भी उस तरह से बिल्कुल फ्रीली कोई ना कोई आप लाइन ड्रा करना चाहते हो, शेप ड्रा करना चाहते हो, तो बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हम ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर के, आप ये जैसे मैंने लाइन ड्रा की है, तो इस लाइन का स्टाइल अगर चेंज करना हो, सबसे पहले तो मैं इसकी लाइन की विड्थ तो जो है वो बढ़ा लेता हूँ, ताकि जो भी इसके ऊपर मैं स्टाइल इंप्लीमेंट करूं तो वो वाज़ेह नज़र आए, ठीक है ना। यानी इसकी मैंने विड्थ जो है वो 8 पॉइंट तक इंक्रीज कर ली है। तो उसके बाद जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके, तो यहाँ पे मुख्तलिफ लाइंस के स्टाइल्स हैं, जैसे ये डॉटेड है, डैश्ड है, तो कोई भी मैं जिस पे भी मैं क्लिक कर दूंगा तो वही स्टाइल इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने ड्रा की थी लाइन फ्री हैंड टूल की मदद से। अच्छा जी, तो यहाँ तक मैंने हमने आज के टूल सीखने थे, कुछ तो रिपीट हुए हैं, मैंने रिवाइज किए हैं, और एक टूल जो है वो न्यू था जिसको मैंने यहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जी स्टूडेंट्स दोबारा से मैं आपको लेके आया हूँ अपनी कोरोड्रा की विंडो पे। तो अभी हमने ना एक डिज़ाइन बनाना है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले से। तो ये मैं आपको स्क्रीन जो है वो शो करके, ये मैंने वॉक इन इंटरव्यू का एक जो है वो पोस्ट बनानी है, एक बैनर बनाना है, तो इसको आप देख लें और इसी के मुताबिक हमने अभी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको लेके चलता हूँ जी कोरोड्रा पे। जी कोरोड्रा पे आ गए। अब हमने क्या करना है कि जो मैंने अभी आपको बैनर दिखाया है वो हमने करना है क्रिएट वॉक इन इंटरव्यू का, ठीक है ना। तो उसके लिए जो सैंपल बैनर मैंने आपको दिखाया है वो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ले आऊँ, अपनी कोरोड्रा के अंदर ले आऊं। तो इसको उसको बाहर से कोई इमेज लाने के लिए, बाहर से यानी अपने कंप्यूटर से कोई इमेज लाने के लिए अपने वर्किंग एरिया के अंदर, वर्किंग विंडो के अंदर, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करना। तो हम वो इमेज जो है वो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, यानी माउस से पकड़ें और यहाँ पे लाके इस विंडो के अंदर छोड़ दें, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड जो है वो है कि हम फाइल के मेन्यू में जाएं और यहाँ पे इंपोर्ट कंट्रोल+I की शॉर्टकट की के साथ मौजूद है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो मुझे जो ज़्यादा इजी लगता है वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला बहुत इजी लगता है, ठीक है ना। कि वहाँ पे जहाँ पे ये इमेज पड़ा हो उसको माउस से वहां से पकड़ें और यहाँ पे लाके छोड़ दें, तो वो यहाँ पे इजीली आ जाएगा। तो वो मुझे इजी लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ फाइल से। फाइल के मेन्यू में गया और यहाँ पे आके ये इंपोर्ट कंट्रोल+I की शॉर्टकट की के साथ मौजूद है, इस पे मैंने कर दिया क्लिक। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इंपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया है। तो यहाँ से मैं चूज़ करूँगा अपने जो भी इमेज मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि स्क्रॉल डाउन करके कि मेरा जो रिक्वायर्ड इमेज है वो कौन सा है, तो उसको फिर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है।
जैसे ये मेरे सामने इमेजेस आ रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर, और जो मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ वो भी डेस्कटॉप के ऊपर ही डेस्कटॉप पे मौजूद है, और उसको मैं वहाँ से ये मुझे मिल गया है, ये मौजूद है, इसको करता हूँ इंपोर्ट, ठीक है ना। तो अब जब मैं इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे एक यहाँ ऐसे कंट्रोल आ जाएगा मेरे पास, जिससे मैं जिस एरिया तक मैं उसको ड्रैग कर दूंगा उस एरिया तक मेरा वो इमेज जो है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सैम्पल इमेज है जिसके मुताबिक मैंने अपना जो है बैनर क्रिएट करना है। अच्छा जी, तो इसमें क्या करना होगा मुझे कि सबसे पहले तो आज एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अपने कंटेंट्स को अलाइन करने के वाले से, एडजस्ट करने के वाले से हमारे पास गाइडलाइंस मौजूद हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो रूलर है, रूलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करते हुए जब इधर आएंगे तो आपके पास ये एक लाइन आ गई है, इसको कहते हैं गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस की मदद से हम अपने अलाइनमेंट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, और अपने कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे ये इस साइड पे मैंने लगा ली गाइडलाइन, और अगली साइड पे भी मैं इस तरह से लगा लेता हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ रूलर से खींचूंगा तो ये आ गई है, और फिर दूसरी यहाँ से खींचूंगा तो ये आ गई। तो ये इसको मैंने इसकी बाउंड्री को कवर कर लिया है। अब क्या है कि इसका मैंने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो मेरे पास सैंपल इमेज है इसका बैकग्राउंड मैंने बनाना है। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा, रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ से मैं इसको ड्रैग करते हुए यहाँ तक आ गया, और ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया। तो पिक टूल की मदद से इसको मैं कर लेता हूँ साइड पे जी, ये मैंने इसको उसके बराबर साइड पे कर लिया है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम छोटा कर लेता हूँ ताकि क्लियरली आपको नज़र आ जाए, ठीक है ना। तो ये मैंने इसी के साइज के मुताबिक जो है वो इसी की एस्पेक्ट रेशो के मुताबिक एक और जो है बैकग्राउंड ले लिया है रेक्टेंगल टूल की मदद से, ठीक हो गया। तो अब क्या है कि इसका ये मेरे इस बैनर की बाउंड्री बनेगी, जैसे आप देख रहे हैं कि ये बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री बनेगी। तो बाउंड्री के लिए इसको मुझे इसकी आउटलाइन को ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके यहाँ पे आउटलाइन के अंदर जाके इसको 8 पॉइंट कर लेता हूँ, ठीक है ना। 8 पॉइंट मैंने कर लिया तो ये इसकी बाउंड्री आ गई है। अब क्या है कि मुझे ये वाला पोर्शन ड्रा करना है जहाँ पे गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन ननकाना साहब लिखा हुआ है। तो ये वाला पोर्शन कैसे ड्रा होगा, क्योंकि ये एक फिल हुआ है कलर, और आपको मैंने पहले बताया था कि जब कलर फिल करने हो ना तो उसके लिए हमें क्लोज शेप लेना होगी, क्लोज शेप ड्रा करना होगी, तभी हम कलर फिल कर सकेंगे। तो इसके लिए क्या है कि हम एक रेक्टेंगल और ड्रा कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल ड्रा करने की बजाय ये जो रेक्टेंगल ड्रा है पहले से हमारे पास, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करने के लिए मेरे पास जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+D। जब Ctrl+D की शॉर्टकट की मैं प्रेस करूंगा तो जो भी शेप मेरे पास, जो भी ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्टेड होगा उसका एक और डुप्लीकेट आ जाएगा। जैसे ये अभी रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं करता हूँ Ctrl+D, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और डुप्लीकेट आ गया, ठीक है ना। तो उसको मैं पकड़ता हूँ और इसी के ऊपर मैं एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये इसी के मुताबिक जो है वो आ गया है इसके सेंटर पे, इसी के सेंटर पे वो इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे, इसको सेंटर, ये इसी के सेंटर पे, यानी कि एग्जैक्टली उसी के ऊपर ये मैंने इसको कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कर देता हूँ साइज कम कर देता हूँ उसी के मुताबिक, ये जी उसी के मुताबिक मैंने साइज कम कर दिया। इसके अंदर मैं कलर फिल कर लेता हूँ, यानी ब्लू कलर फिल हुआ है, तो ये कलर मैं इसको अंदर फिल कर लेता हूँ, और इसकी जो आउटलाइन है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको जो छोटा रेक्टेंगल है ब्लू कलर वाला उसको सेलेक्ट करके, तो यहाँ से प्रॉपर्टी बार के अंदर से मैं इसकी आउटलाइन कलर यहाँ से नन कर देता हूँ। तो आप देख लेंगे कि इसकी आउटलाइन जो है वो हो गई है
रिमूव। अब इसको मज़ीद एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये जो इसके एजेस हैं बिल्कुल अलाइन हो। तो मैं इसको करता हूँ जी जूम इन, ये इसका जूम बढ़ा लूँगा। तो आप देखेंगे कि जब मैं ज़्यादा जूम करूँगा तो मेरे सामने ये इसकी मज़ीद पिक्चर क्लियर होती जाएगी। आप देखेंगे कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है ये बॉर्डर के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इसको मुझे यहाँ से एडजस्ट करना होगा। ये देखें अब गैप आ गया है, तो इस गैप को भी मैंने रिमूव करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करना होगी, खपना होगा, यानी यूं कह लें रफली स्पीकिंग। तो ये जिस तरह जूम बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से ज़्यादा कंट्रोल आता जाएगा, ठीक है ना। ये आप देखेंगे मैंने जूम कितना बढ़ाया है तो उससे ज़्यादा कंट्रोल आ गया मेरे पास, या तो बेहतर तरीके से मैं इसको कर पाया हूँ। तो ये इस साइड से तो हो गया है। अब ऊपर वाली साइड से देखें तो ऊपर वाली साइड से भी मुझे लग रहा है कि ये बॉर्डर के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उसको भी इसी तरह से मैं करूँगा जी, जूम बढ़ा के। तो ये माउस से आप जूम बढ़ा सकते हैं, माउस के ऊपर जो व्हील है उसको आप स्क्रॉल करोगे तो इसका जूम बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, कम हो जाएगा बढ़ जाएगा। आप ये देखें ये कितना चढ़ा हुआ है इस बॉर्डर के ऊपर, ठीक है ना। ये अब ये गैप आ गया, इस गैप को हम कवर करते हैं ये इस तरह से, ठीक हो गया। अब दूसरी साइड पे देखते हैं कि दूसरी साइड पे ये इसको जूम में कम कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ। और अब ये दूसरी साइड पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर के ऊपर चढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं जी। ठीक है, ये हो गया। अगर कोई गैप भी आ रहा है तो उसको भी कवर करेंगे। जूम ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा। जी ये इस तरह से हम जो है वो एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये जो है बॉर्डर के ऊपर ना आए हमारी ये शेप, ठीक है। तो ये ऊपर वाला बन गया। अब ये नीचे वाला हमने ड्रा करना है, ये येलो कलर वाला, ठीक है ना। तो ये ऊपर जो हमने ब्लू कलर वाला किया हुआ इसका हम एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं कंट्रोल प्लस डी की शॉर्टकट की के साथ। ये जब मैंने कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया तो ये डुप्लीकेट आ गया। अब इसको इसी के सेंटर पे ले आते हैं पहले से, ठीक है ना। सेंटर पे ला के तो माउस के जरिए नीचे को हम ड्रैग करते ताकि अलाइनमेंट हमारी बेहतर है, ठीक है। ये आ गया। अब इसका कलर जो है ये वाला कलर करते हैं, ये ज़रा डार्क येलो है तो आई थिंक ये वाला है, ठीक है। तो अब इसको हम उसी के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया जी हमारे पास, ठीक हो गया। अब जो है ये टेबल ड्रा करना है, इसको बाद में देख लें। नीचे वाला ये जो है फुटर उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे कि इसी को ये जो हमने किया हुआ है इसी को डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल प्लस डी की शॉर्टकट की के साथ, और इसको इसी के ऊपर एडजस्ट कर देते हैं ताकि हमारी अलाइनमेंट वैसी रहे। तो इसको यहाँ पे कीबोर्ड की जो बॉटम एरो की है उसके ज़रिए मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, और फिर इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ उसी के मुताबिक, और ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया। और यहाँ से इसका कलर कर लेते हैं जी, ये हमने कलर कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा हेडर भी बन गया, फुटर भी बन गया, और वॉक इन इंटरव्यू वाला पोर्शन भी बन गया है। अब रह क्या गया है कि अब हमारे पास रह गया है जी इसमें ये वाला टेबल क्रिएट करना। तो टेबल के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी गैप है, मार्जिन दिया हुआ है, यानी आउटलाइन से मार्जिन है।
इधर भी आउटलाइन से मार्जिन है, ठीक है ना। ये चंद चीज़ें आपने देखनी है। और ये वाला जो इस टेबल का हेडिंग रो है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये कलर फिल हुआ है। और आप को ये मैंने पहले बताया कि जिस शेप के अंदर कलर फिल करते हैं तो उस शेप को क्लोज करना पड़ता है, यानी अगर जस्ट हम लाइनें ड्रा कर देंगे तो उसके अंदर कलर फिल नहीं होता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। इस टेबल की आउटलाइन जो है वो यहाँ से हम ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये इसको एडजस्ट करना हो तो गाइडलाइन की मदद से हम इसका साइज जो है वो कर लेते हैं, यानी यहाँ पे और फिर यहाँ पे गाइडलाइंस की मदद से, ठीक है ना। और इसी तरह से इसका जो ये मार्जिन है वो भी हम यहाँ से रख लेते हैं। ऊपर आप रूलर पे देखेंगे तो 2 पॉइंट तक इसको हम रख लेते हैं। ये यहाँ पे ये है इसका बॉर्डर, और इस बॉर्डर से हम 1 ये 2 पॉइंट तक यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है ना। तो इधर से भी एक तो बॉर्डर पे गाइडलाइन लगा देते हैं ये, और फिर उसका मार्जिन भी वहाँ से 2 पॉइंट तक यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने मार्जिन दे लेते हैं। अब ये यहाँ पे ये जो एरिया आ गया इसके अंदर हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं जो कि हमारे टेबल की आउटलाइन होगी। ये आ गया जी हमारे पास रेक्टेंगल। इसकी हम आउटलाइन को बढ़ा लेते हैं ज़रा, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, 2 नहीं हम करते हैं यहाँ पे 3। ये इसको हम खुद से मैनुअली टाइप कर लेते हैं 3 और एंटर करते हैं, तो ये इसकी जो आउटलाइन होगी वो 3 पॉइंट पे आ जाएगी। अच्छा, अब क्या है कि ये जो ये वाली सबसे ऊपर वाली रो है, ये इसके अंदर कलर हुआ है, तो इसको मुझे क्या करना होगा कि ये जो अभी मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया हुआ है इसी को Ctrl+D करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया डुप्लीकेट, और इसको इसके ऊपर एडजस्ट करता हूँ ताकि अलाइनमेंट मेरी बेहतर है। तो इसको क्या करूँगा कि यहाँ से उठा के मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इसका साइज़ कम कर लेता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक कि ये इसका साइज़ कम हो गया है, और इसके अंदर मैं कलर ये वाला ब्लू फिल कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो मेरे पास सबसे टॉप वाली रो है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इनके जो लाइंस हैं वो थोड़ी कम में, ठीक है ना। तो लाइंस की विड्थ मज़ीद बढ़ा लेते हैं, 4 कर लेते हैं। चलें जी, ये 4 कर लिया। इसकी भी लाइन की विड्थ जो है वो मैंने 4 कर ली, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अब मुझे यहाँ पे रोज़ बनानी है, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो यहाँ पे ये इनके अंदर कलर फिल नहीं है, इसलिए मुझे रेक्टेंगल या क्लोज शेप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि जस्ट यहाँ पे लेके फ्री हैंड टूल के ज़रिए लाइन लगा दूंगा तो वो रोज़ मेरी बन जाएंगी। ये मैंने फ्री हैंड टूल लिया, फ्री हैंड टूल लेने के बाद तो इसी के बराबर यहाँ से मैं करूँगा जी, ये क्लिक किया और कंट्रोल की प्रेस की, जिससे ये लाइन मेरी बिल्कुल स्ट्रेट लग रही है, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे जाके मैं दोबारा से क्लिक कर दूंगा। अब इसकी यहाँ से मैं आउटलाइन जो है वो 4 पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरी लाइन भी इस तरह से लगा लेते हैं, ये वाली। यहाँ पे मैं करता हूँ जी, इसको क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट आगे जाके फिर कंट्रोल की मैंने प्रेस की हुई है ताकि स्ट्रेट रहे। नेक्स्ट जो है अगले पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, तो इसकी भी मैं विड्थ बढ़ा लेता हूँ 4 पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरे पास रोज़ बन गई। अब मैंने कॉलम्स बनाने हैं, तो कॉलम के लिए भी मुझे फ्री हैंड टूल की मदद से यहाँ से मैं कॉलम बना सकूँगा। ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और नीचे आके यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो इसकी भी मैंने कर देता हूँ 4 पॉइंट विड्थ, ठीक है ना। ये 1 2 3 और फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और आगे ये, और इसको भी मैं 4 पॉइंट, और फिर जो है वो यहाँ पे क्लिक करूँगा और नीचे जाके यहाँ पे,
तो ये भी मेरे पास ये 4 कॉलम्स बन गए, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जितना काम किया है मुझे साथ साथ चाहिए था सेव करना, तो आप भी इस तरह किया करें, आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, साथ साथ सेव करते जाएं। यहाँ पे फाइल में जाके सेव पे प्रेस कर दें, या Ctrl+S की शॉर्टकट की के साथ इसको अपने पास सेव करवा लें, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया जी, एक टेबल बन गया, टेबल ड्रा हो गया। अब मैंने अपना कंटेंट लेके आना है, कंटेंट पुट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये 2 लोगोज मौजूद हैं, ये आपको क्या करना होगा कि डाउनलोड करने होंगे नेट से। नेट पे जाके आप सर्च करेंगे कि लोगो ऑफ टेवटा इन पीएनजी करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट आ जाएगा आपके पास, यानी उसका बैकग्राउंड नहीं होगा। इस तरह से लोगो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन पीएनजी, तो वो भी ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास पहले से मौजूद है, मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, आप भी इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं उनको जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अब माउस के ज़रिए उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, माउस के ज़रिए मैं जहाँ पे मौजूद है मैं जाता हूँ जी अपने डेस्कटॉप पे, तो वहाँ पे इनको मैं करता हूँ दोनों लोगोस को ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ ड्रॉप, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों लोगो मेरे पास आ गए हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा है तो इसको इसका साइज़ मैं यहाँ से डिक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने साइज़ डिक्रीज़ कर लिया और इसको पकड़ के मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ये वाला लोगो पकड़ के इधर एडजस्ट कर देता हूँ और इसका उसी हिसाब से अब साइज़ जो है वो मैं कर लेता हूँ कम, ठीक है। इसका भी साइज़ कुछ कम कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास, ये लोगोज आ गए दोनों, यानी इनको मैंने इंपोर्ट किया है माउस के ज़रिए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए। अब क्या करना है कि ये मैंने लिखना है गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन ननकाना, तो उसके लिए साइड पे जाके मैं ये लिखता हूँ, यानी इधर मैं ये ले लिया मैंने टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे मैं करता हूँ जी क्लिक। जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, तो कर्सर की मदद से मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट GOVT ये टेक्स्ट टूल जो है वो मैंने देखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। ये एडोब फोटोशॉप के अंदर भी इसी तरह से इसका है टेक्स्ट टूल, और यहाँ पे भी गवर्नमेंट, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब मैं एंटर प्रेस करके तो नीचे वाली लाइन में आ जाऊँगा, फॉर वुमेन ननकाना साहिब, ठीक हो गया। ये मैंने टाइप कर लिया है। अब इस टेक्स्ट को मैं करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद ही मैं उस पर कोई ना कोई काम कर सकूँगा। सबसे पहले तो मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ करता हूँ, ये फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर लेता हूँ 72, ठीक है ना। अब ये जो 2 लाइंस हैं इनको सेंटर लाइन करता हूँ, सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा यहाँ प्रॉपर्टी बार के अंदर आके यहाँ पे अलाइनमेंट मौजूद है, तो ये सेंटर लाइन मैंने कर लिया। अब इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सैंपल के अंदर जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वैसा फ़ॉन्ट स्टाइल मुझे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जितने भी फ़ॉन्ट स्टाइल मौजूद हैं इसमें मैं देख लेता हूँ कि इस जैसा कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल है, तो वो वाला फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ इसको। आई थिंक के ये वाला अथोनोसेंट्रिक ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल है, तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने ले लिया। अब मैं इसको पकड़ता हूँ और वहाँ पे जाके इस जहाँ पे मैं इसको करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे आके क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है वो कम कर सकता हूँ। तो ये मैं साइज़ जो है इसका कम करके तो यहाँ पे मैं इसको
एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। ये मैं दोबारा से इसको रीसाइज कर लेता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकूं, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया। तो अब ये मेरे पास एडजस्ट हो गया। इसका कलर मैं फिल कर देता हूँ यहाँ से वाइट कलर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये मैंने लिखना वॉक इन इंटरव्यू। ये मैं इसी तरह से टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं वॉक इन इंटरव्यू 9:00 AM, ठीक है। अब इसको उस तरह से सिलेक्ट करके इसका जो है वो इंक्रीज करके फ़ॉन्ट साइज और उसी तरह से वही वाला फ़ॉन्ट देख लेते हैं। आई थिंक वो एरियल ब्लैक है, एरियल ब्लैक, ये वाला, ठीक है। अब इसको यहाँ से पकड़ेंगे और वहाँ पे ले जा एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। पिक टूल की मदद से मजीद एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू डेट, ये अलग-अलग लिखेंगे। अलग-अलग लिख के ये मैंने लिखा जी SR नंबर और इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ से एरियल ब्लैक और इसको यहाँ से पकड़ के तो इधर मैं एडजस्ट कर देता हूँ और इसका कर देता हूँ वाइट कलर और इसी को भी कंट्रोल के साथ, ताकि इसी की जो भी फ़ॉन्ट साइज वगैरह है वो मैं आगे लेके, ठीक है ना। तो यहाँ से टूल टेक्स्ट टेक्स्ट टूल के ज़रिए मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ सब्जेक्ट और इसको जो है एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी की डुप्लीकेट करके मैं आगे ये क्वालिफिकेशन ठीक हो गया और इसी को डुप्लीकेट करके मैं आगे इंटरव्यू डेट और उसको मज़ीद एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये सीरियल नंबर 1 2 3, तो इसको हम कर लेते हैं 1 और इसका साइज भी 36 करके इसको बोल्ड कर लेते हैं उसी के मुताबिक और पिक टूल की मदद से इसको पिक करते हैं और यहाँ पे ला के एडजस्ट देते हैं। इसी को डुप्लीकेट कर और यहाँ पे ला के इसको कर देते हैं जी 2, ठीक है। इसी की डुप्लीकेट करके और यहाँ पे ला के ये आपको एडजस्ट करना होगा बिल्कुल अलाइन करके, ठीक है ना। और इसको कर देते हैं 3, ठीक है। अगर हम इसको मज़ीद लाइन करना चाहें तो यहाँ से लाइन गाइडलाइन ड्रा करके उसके मुताबिक हम इसको अलाइन कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद जी सब्जेक्ट के स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए, ठीक है। अब क्योंकि यही फ़ॉन्ट स्टाइल मुझे आगे भी चाहिए और यही इसी के साइज़ वगैरह और दूसरी स्पेसिफिकेशन, तो इसी को मैं करता हूँ Ctrl+D और इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पे डुप्लीकेट और यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ फैशन साइनिंग और इसको मैं करता हूँ जी एडजस्ट। ये मैंने एडजस्ट कर दिया। इसी को डुप्लीकेट करके नीचे ले आता हूँ ये जी और इसको मैं कर लेता हूँ जी डोमेस्टिक। अच्छा डिज़ाइनिंग स्पेलिंग कह रहा है सही नहीं है, डिज़ाइनिंग, ठीक हो गया।
अच्छा, ये यहाँ पे हम कर लेते हैं कि इसका जो ये लाइन है वो आगे शिफ्ट कर देते हैं ताकि, ठीक है, ओके। अब इसको मैं कर लेता हूँ डोमेस्टिक टेलरिंग। अब इसी को दोबारा से डुप्लीकेट करते हैं और नीचे लाते हैं, ये हो गया। और इसको कर लेते हैं जी कंप्यूटर साइंस। हाँ ठीक है। उसके बाद इन तीनों को डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ से नीचे से मैं ड्रैग करूँगा ऊपर की तरफ तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल डी, और इसको मैं ले जाता हूँ अगली साइड पे, ये आ गया। और यहाँ पे हम इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कर देंगे ऐड, जैसे DDM, और दूसरा है BDDM, और तीसरा है BScs। ठीक है। अब इनको हम कर लेते हैं यहाँ से ही, ये इसमें थोड़ा सा हो गया है, इसको BDM, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इनको पिक टूल की मदद से सिलेक्ट करके आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये। उसके बाद डेट, तो डेट के लिए भी क्या है कि मुझे यही फॉन्ट स्टाइल चाहिए, इसी को मैं कंट्रोल डी के साथ आगे शिफ्ट करता हूँ, ये। और इसी फॉन्ट के साथ मैं डेट भी टाइप कर देता हूँ, ठीक, 01 04, ये जी। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक ही डेट आ रही है, तो उसी को मैं डुप्लीकेट करके नीचे ले आता हूँ, ये हो गया। इसी को डुप्लीकेट करके फिर मैं नीचे ले आता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद जो है वो ये नीचे, ये कैंडिडेट विद रिच एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, ये लिख लेते हैं। यानी ये लिखना आपने साइड पे लिखेंगे तो तभी आप वहाँ पे जाकर एडजस्ट कर सकेंगे। कैंडिडेट्स विद रिच with rich experience PER will be preferred, ठीक हो गया। इसको करता हूँ जी सेलेक्ट करने के बाद इसका मैं साइज बढ़ा लेता हूँ और इसको करता हूँ बोल्ड, ठीक है। और ये इसके अंदर, और इसको फिर यहाँ से पिक करता हूँ पिक टूल के ज़रिए, ये पिक टूल के ज़रिए मैं इसको पिक करके यहाँ पे ला के एडजस्ट कर देता हूँ, ये हो गया जी यहाँ पे एडजस्ट। इसका ये है कि इसको करना है थोड़ा सा आइटैलिक, ठीक है, और इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा, ठीक हो गया। अब इसको ये एडजस्ट करके इसका कलर रेड कलर, ठीक है। अब मेरा फूटर रह गया है, जहाँ पे क्या करना, फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट अस, फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट अस, ठीक हो गया। उसके बाद ये नंबर है 056354993, और उसके बाद वो एक वर्टिकल बार, फिर नंबर, और उसके बाद फिर वर्टिकल बार और GVTI अंडरस्कोर NKS@yahoo.com, ठीक हो गया। अब इनको कर लेते सेंट्रल लाइन, कंट्रोल A,
तो यहाँ पे ये हो जाएंगे सेंटर लाइन, और फिर इनको हम पकड़ के इधर ले आते हैं और यहाँ पे आके इनकी अलाइनमेंट करते हैं और साथ साथ इनका साइज़ वगैरह ये टेक्स्ट टूल के ज़रिए सेलेक्ट करके दोबारा से, तो यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, ये कर दिया और साइज़ इनका इंक्रीज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा हो गया 48, ठीक है, और इसको वाइट कलर कर दिया और थोड़ा इसको कर दिया बोल्ड, तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ बन गई। तो ये हमारे पास हमारा जो ये बैनर है वो रेडी हो गया बिल्कुल। अब इसको रेडी करके हमें क्या करना है कि हमें ये यहाँ पे थोड़ा गैप नज़र आ रहा मुझे, ये हो। अब इसको रेडी करके हमें करना है इसको एक्सपोर्ट। एक तो हम सेव करवाते हैं ना फाइल को, तो वो फाइल जो है वो उसी एक्सटेंशन के साथ सेव होती जाती है, और एक होता है हम इसको एक्सपोर्ट करवाएं एज ए इमेज के तौर पे, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जो जो डिज़ाइन मुझे एक्सपोर्ट करना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। लेट्स से कि ये वाला डिज़ाइन है, इसको मैंने ये कर लिया जी सिलेक्ट, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मेरे पास सिलेक्ट। ये सारा जो अभी मैंने क्रिएट किया था वो सारा हो गया सिलेक्ट। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको करना है एक्सपोर्ट इमेज, एज ए इमेज एक्सपोर्ट करना है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना होगा, फाइल के मेन्यू पे गया, फाइल के मेन्यू पे जाने के बाद ये एक्सपोर्ट कंट्रोल+E की शॉर्टकट की के साथ एक्सपोर्ट, इस पे मैंने किया क्लिक। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वो मुझे पूछेगा कि कहाँ पे इसको सेव करवाना है, तो मैंने डेस्कटॉप को चूज़ किया और फाइल नेम के अंदर आके मैं इसको करता हूँ जी जो भी नेम में रखना चाहूँ, एक्सपोर्ट इमेज, और नीचे सेव एज टाइप मैं एज ए जेपीजी इमेज के तौर पे इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। जेपीजी इमेज के तौर पे एक्सपोर्ट करूँगा तो वो मुझे उसी तरह सेम एज इट इज़ रहने देना होगा, और यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पे मैं करूँगा क्लिक जी। ये किया, मेरे पास ये कन्वर्ट टू बिट मैप एक डायलॉग बॉक्स आया, उसको मैंने इसी तरह रहने देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, ओके। और उसके बाद जो है ये मेरे पास एक और बॉक्स आ गया है, इसमें भी मैंने कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसको मैं करूँगा ओके। तो ये मेरे पास इतना इमेज जो है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये डिज़ाइन, ये एज ए इमेज मेरे पास एक्सपोर्ट होके सेव हो गया है, ठीक है ना। तो ये था जी हमारा आज का लेसन, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।